बच्चों लेट वी स्टार्ट द टुडेज क्लास। बच्चों प्रीवियस क्लास में हम एंजियोस्पर्म प्लांट को डिस्कस कर रहे थे और कल हमने एंजियोस्पर्म प्लांट के लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था। मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉयड होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन पाया जाता है जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो ओवरी है वो डिप्लॉयड होती है, जो ओव्यूल है वो भी डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो शेक है वो हैप्लॉयड होता है। एम्ब्रियो शेक की जितनी भी सेल्स हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। जो पॉलन ग्रेन है वो हैप्लॉयड होता है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, और जनरेटिव सेल्स के डिवीजन से मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आज बच्चों हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, फिर हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट के, फिर हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट के क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप्स आते हैं उनके पैटर्न क्या हैं लाइफ साइकिल के। आगे बात समझ में। सबसे पहले मैं बात करूंगा पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स हैं जो कि आप 12th में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बच्चों पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of the carpel of the same flower, of the flower of the same plant, of the flower of another plant. This is called pollination. अगर ये pollination हवा के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, तो इसे हम कहते हैं एनिमोफिली। दोबारा सुन लीजिए, अगर विंड के द्वारा अगर pollination होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। बच्चों जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। इसके बाद में लेते हैं, अगर मान लो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, अगर कीटों के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है पॉलिनेशन, तो इसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? एंटोमोफिली कहते हैं। ओके, अगर मान लो चमगादड़ के द्वारा, अगर बैट के द्वारा होता है अगर पॉलिनेशन, तो इसे हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। क्या कहते हैं? चिरोप्टेरोफिली। ओके, और अगर मान लो बर्ड्स के द्वारा, अगर बर्ड्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। ओके, तो ये कुछ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं जिनको मैं आपको बता रहा था, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, चिरोप्टेरोफिली एंड ऑर्निथोफिली। तो इस तरीके से जो बच्चों पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है बेटा, मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करेंगे 6th चैप्टर के अंदर। आपके सिलेबस का 6th चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, और 6th चैप्टर प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में। तो वहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स के पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन पाए जा सकते हैं, ये सब वहाँ डिस्कस करेंगे हम। आगे बात समझ में। मैं समझ रहा हूँ कि अपन ने काफी हद तक इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें 2 ग्रुप हैं। एक तो है मोनोकोटिलिडन प्लांट, जो कि कल भी मैंने डिस्कस किया था, मोनोकोटिलिडन प्लांट एंड डाइकोटिलिडन। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे। डाइकोटिलिडन। ओके, तो बच्चों जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, इनके एम्ब्रियो के अंदर एक ही बीज पत्र, एक ही कोटिलिडन होता है। इससे इन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोकोटिलिडन प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं है, चावल है, आगे बात समझ में, अनियन, प्याज है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकोटिलिडन प्लांट। अंडरस्टूड? सेकंड लेते हैं डाइकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन प्लांट्स। वैसे जो डाइकोटिलिडन प्लांट्स हैं, इनके एम्ब्रियो के अंदर 2 बीज पत्र, 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, जैसे कि चना, ग्राम, जैसे कि मटर, पी, सरसों।
पोटैटो। आगे बात समझ में, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलीडन। अब बच्चों इन टॉपिक्स को हम यहीं तक रखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एंजियोस्पर्म प्लांट के? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सिंपल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बच्चों जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसमें फर्स्ट है फूड। बच्चों हम जो भी डेली लाइफ में फूड खाते हैं, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं, वो सभी मोस्टली हमें एंजियोस्पर्म प्लांट से ही मिल रहे हैं। आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, तो ये सब एंजियोस्पर्म प्लांट की ही देन है। आगे बात समझ में, तो फूड की अवेलेबिलिटी होती है हमें। इसके बाद में लेते हैं स्पाइसेस, जो मसाले हैं, जो हमारी डेली लाइफ में जो फूड हम लेते हैं, जो फूड बनता है हमारे घरों में, तो उनके अंदर जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वो सारे हमें मिलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम बेवरेज की, पेय पदार्थ। बच्चों चाय, कॉफी और कोकोआ, तो ये जो पेय पदार्थ है, ड्रिंकेबल जो है फूड, ये बेवरेजेस में आते हैं, जो कि हमें एंजियोस्पर्म प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनके द्वारा हमें क्या कहते हैं, इमारती लकड़ी यानी कि टिम्बर मिलती है, हमें इमारती लकड़ी मिलती है, जिससे फर्नीचर बनता है। बिल्डिंग्स को बनाने में भी जो है टिम्बर को काम में लिया जाता है। इसके अलावा कई सारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वो प्लांट्स के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, तो मेडिसिन के प्रोडक्शन में भी हम इनको काम में लेते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो नेचर को तो बैलेंस करते ही हैं। प्लांट्स नेचर को क्लीन करते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहता है, और एक नेचुरल बैलेंस या एक इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो मेरे हिसाब से सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी डेली लाइफ की नीड के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस। आगे बात समझ में, तो बच्चों एंजियोस्पर्म प्लांट का टॉपिक यहीं फिनिश होता है, और इस चैप्टर में बस अब एक ही टॉपिक रहा है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल। पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ग्रुप्स। पैटर्न्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ग्रुप्स। फर्स्ट लेते हैं बच्चों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा ले रहे हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आता है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। तो हम ले रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ध्यान से सुनिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? बच्चों आपने देखा होगा कि जो एल्गी होते हैं उनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइटिक होता है। तो जो एल्गी है, जो एल्गी ग्रुप है, जो एल्गी प्लांट ग्रुप है, उनका मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, और ये डोमिनेंट होता है। यानी कि एल्गी की पूरी लाइफ में मोस्टली जो पार्ट है वो हैप्लॉइड होता है। खाली डिप्लॉइड पार्ट गैमेट्स के फ्यूजन के समय, या एल्गी की जो सेल्स हैं या स्पोर्स हैं उनके फ्यूजन के समय, तो स्पोर्स के फ्यूजन के दौरान ही जो है डिप्लॉइड सेल बनती है, और वो डिप्लॉइड सेल स्पोरोफाइटिक हो गई, स्पोरोफाइटिक होती है, और कुछ समय बाद में फिर से उसमें मियोसिस जो है सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वापस से हैप्लॉइड सेल बनती है, और उनके जर्मिनेशन से वापस से एल्गल जो स्ट्रक्चर बन जाती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इस प्रकार के लाइफ साइकिल को बेटा हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ, सिनगैमी। आप भी मेरे साथ में
एक रफ कॉपी जरूर लेके बैठें, रफ नोटबुक, जिससे क्या है कि आप साथ साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें। और देखिए आप ये देखिए बच्चों, ये एक स्केच ड्रॉ किया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लो जो स्पोर है, एल्गी के जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं। जो हैप्लॉइड सेल जर्मिनेट होती है तो इससे क्या बनता है, एल्गी बनता है, जो गैमेटोफाइट होता है, हैप्लॉइड होता है, एन जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो ये मोस्ट ऑफ जो लाइफ है वो ऐसे ही चलती है। फिर क्या होता है कि ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, इनमें जो स्पोर्ट्स बनते हैं, इनके अंदर क्या बनते हैं, फिर से स्पोर्ट्स बनते हैं। इन स्पोर्ट्स का क्या होता है बेटा, जो है फ्यूजन होता है। ये स्पोर्ट्स भी हैप्लॉइड होते हैं, तो इनके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं। और फ्यूजन से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। अब इस डिप्लॉयड सेल के अंदर फिर से मियोसिस सेल डिवीजन होता है, फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल चलता है, और जो मोस्ट ऑफ ड्यूरेशन है लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉइड कंडीशन में चलता है। और इसीलिए एल्गी के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक, सेकंड हम लेते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बच्चों आपने देखा होगा कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है और जो एंजियोस्पर्म है, जो जिम्नोस्पर्म्स और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये डेवलप्ड प्लांट, हायर प्लांट है, डेवलप है। और इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है ये डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट होता है। और जो मोस्ट ऑफ लाइफ है वो डिप्लॉयड स्टेज में चलती है। लेकिन जो इनकी जो लीव्स हैं या जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, और उनसे क्या है कि हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। तो वो जो स्टेज होती है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, जो गैमेट्स बनने की होती है, और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे ही गैमेट्स का फिर से फ्यूजन होता है तो फिर से जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और डिप्लॉयड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो देखा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं इनके अंदर जो मोस्ट ऑफ जो लाइफ की ड्यूरेशन है वो डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, और डोमिनेंट होती है। और जो हैप्लॉइड स्टेज है केवल गैमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान ही पाई जाती है। तो ऐसे लाइफ साइकिल पैटर्न को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न कहते हैं। तो इसके लिए भी मैं स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्केच इसलिए ड्रॉ कराता हूँ क्योंकि बच्चों इससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो अपना आंसर है ना, ठीक है, इफेक्टिव हो जाता है। जो आंसर है वो इफेक्टिव हो जाता है। और हालांकि अब रिटर्न में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और बता सकते हैं, लेकिन डायग्राम से थोड़ा सा आंसर और इम्प्रेसिव होता है, और समझने वाले को जल्दी आसानी रहती है कि आंसर्स को समझें और चेक करें। तो ये एम्ब्रियो हो गया।
स्पोरोफाइटिक और गैमेटोजेनेसिस इस स्केच को ध्यान से देखिए बच्चों। इसके अंदर देखिए कि जो स्पोरोफाइटिक प्लांट है उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि फ्लावर्स में, और जो स्पोरोफिल्स हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की वहां पर, और उनसे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, और गैमेट्स के फ्यूजन को हम सिंगैमी कहते हैं, जिससे जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर इनके जर्मिनेशन से नया प्लांट डेवलप होता है। तो मोस्ट ऑफ जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होता है, डोमिनेंट कंडीशन होती है, और हैप्लॉइड जो स्टेज है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो ऐसे लाइफ साइकिल पैटर्न को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न कहते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखिए तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या है बच्चों, आपने देखा ये समझा अब तक कि जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट प्लांट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। तो इन प्लांट्स का जो आधा लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड होता है, और जब गैमेट्स का या स्पोर्स का फ्यूजन हो जाता है, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है, तो स्पोरोफाइटिक यानी कि डिप्लॉइड स्टेज शुरू होती है, और लाइफ का जो आधा पार्ट है वो डिप्लॉइड स्टेज में रन करता है। इसी तरीके से जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी, ध्यान से सुनना, कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, वो डिप्लॉइड होती है, लेकिन इनकी लीव्स के अंदर मियोसिस होता है, और हैप्लॉइड स्टेज यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं, और इनके गिरने से और जर्मिनेशन से एक नई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स में प्रोथेलस बनता है जो कि हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो इनके अंदर भी स्पोरोफाइटिक स्टेज, आधे जीवन स्पोरोफाइटिक स्टेज चलती है टेरिडोफाइट में भी, और जब इनमें प्रोथेलस बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है, और जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं प्रोथेलस के ऊपर, तो ये प्रोथेलस पार्ट भी काफी लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। आगे बात समझ में। तो देखा गया कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों के अंदर इनका जो हाफ टाइम लाइफ पीरियड है वो हैप्लॉइड स्टेज में रन करता है, चलता है, और बाकी का जो हाफ है वो डिप्लॉइड स्टेज में, स्पोरोफाइटिक स्टेज में जो है चलता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के फिर लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। आगे बात में कुछ एल्गी भी है जिनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, तो इनके अंदर मैं बना देता हूँ ये सिंगैमी, यहाँ पर सिंगैमी, और सिंगैमी के बाद में ये जायगोट, जायगोट होगी डिप्लॉइड स्टेज होगी, ठीक है, और फिर इसके बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है बेटा। एम्ब्रियो के बाद में आ गया आपके स्पोरोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक, ठीक है ना, स्पोरोफाइटिक स्टेज आ गई, ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है, और फिर इनके अंदर मियोसिस होता है,
मियोसिस हो गया, और मियोसिस की वजह से जो है इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, और गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद में इनका फ्यूजन हो गया। आगे बात समझ में। तो अब देखिए कि इनका जो हाफ लाइफ साइकिल है वो देखिए, आधा लाइफ साइकिल इनका डिप्लॉयड स्टेट में रन कर रहा है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, और जो आधा लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में रन कर रहा है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल पैटर्न को वी आर कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे बात समझ में। तो बच्चों कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका थर्ड चैप्टर भी आज कंप्लीट हो गया। आपके बायो के अंदर आज ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ब्रायोफाइट तक मैंने नोट्स सेंड कर दिए थे, तो मैं आज टेरिडोफाइट के भी और जिम्नोस्पर्म के भी मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। बच्चों एक चीज बता रहा हूँ, ये वर्कलोड आपका पढ़ना नहीं चाहिए, साथ साथ में आप जो नोट्स हैं नोट करते जाएं। पैरेलली आप 2 पेज भी नोट करते हैं तो आपका आसानी से नोट्स कंप्लीट होते हैं। आगे बात समझ में। साथ साथ में जो असाइनमेंट्स मैं सेंड कर रहा हूँ थ्योरेटिकल, वो नोट करते जाएं, और जो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हैं वो आप सॉल्व करें, और इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी। आगे बात समझ में। तो चैप्टर थर्ड कंप्लीट होता है, इसको यहीं रोकते हैं। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। आज मैं बच्चों आपको नेक्स्ट नोट्स भी सेंड कर दूंगा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के। तो बेटा नेक्स्ट लेते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। बच्चों आप ये मत समझना कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, नहीं बेटा, मेरी स्पीड एकदम बैलेंस है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर करवाते हुए जा रहा हूँ, और अगर अपने टाइमली सारी चीजें समझते हुए अगर टाइमली अगर चैप्टर्स हो रहे हैं तो इससे अपन को ही बेनिफिट है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नीट एग्जाम है, जो एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं, तो उनमें 60 से 70% जो सिलेबस है वो आपके 11th क्लास का सिलेबस है। जो 12th का सिलेबस है वो 30 से 40% पार्ट है। आगे बात समझ में। तो 11th को हम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना ही बेटर है। तो अगर टाइमली हमारे अगर चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं तो बाद में हमें रिवीजन में इसमें हेल्प मिलेगी। इसके से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनके डिस्कशन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे बात समझ में। तो अब हम लेते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। बच्चों चैप्टर 4 मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें रॉबर्ट विटेकर के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया है, लेकिन इसमें 3 ही किंगडम को डीपली समझाया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। प्लांट किंगडम के लिए उन्होंने चैप्टर 3 रखा है एनसीईआरटी ने, और एनिमल किंगडम के लिए चैप्टर 4 को उन्होंने फ्रेम किया है एनसीईआरटी के सिलेबस में। आगे बात समझ में। तो एनिमल किंगडम की बात करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं एनिमल फाइलोजेनी। एनिमल फाइलोजेनी। एनिमल फाइलोजेनी। बच्चों फाइलोजेनी क्या है? मैंने आपको बताया द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। आगे बात समझ में। तो बच्चों एनिमल फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि कोई एनिमल स्पीसीज है, उसके इवोल्यूशन की हिस्ट्री को यदि हम डिस्कस करते हैं, हम स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल और एनिमल स्पीसीज इज कॉल्ड एनिमल फाइलोजेनी। तो बच्चों डिफरेंट एनिमल्स की जब स्टडी की जाती है तब ये पता चलता है, कि जितने भी जो एनिमल्स हैं वो शायद एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुए हैं, शायद वो एक ही प्रकार की जो सेल हैं उनसे वो ओरिजिन हुए हैं। आगे बात समझ में। तो ऐसा लगता है कि मोनोफाइलेटिक डेवलपमेंट हुआ है, एक ही जो एनिमल स्पीसीज है उससे सारे इवॉल्व होते चले गए और डिफरेंट डायरेक्शंस में डेवलप हो गए। आगे बात समझ में। तो ये है। तो बच्चों अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीसीज है, एनिमल्स की प्रजातियां हैं,
जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है। आगे बात समझ में। और ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट प्रोटिस्ट से हुआ है, कि जो प्रोटोजोअन्स हैं, जो प्रोटिस्ट के टाइप प्रोटोजोअन्स हैं, उनकी सिंगल सेल्स के एग्रीगेशन से मल्टी सेलुलर एनिमल्स डेवलप हुए हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बात समझ में। तो इसमें कई सारे फाइला हैं, इसमें कई सारे जो फाइला हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। आगे बात समझ में। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। डिफरेंट, देखिए काफी लेंदी टॉपिक है। बेसिस ऑफ, जनरली जो फिजिकल क्लास होती है तो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए जनरली जो फिजिकल क्लास होती है ना, उसके अंदर ये चैप्टर इतना लेंदी है कि आराम से 1.5-2 महीने लगते हैं। 1.5 महीना तो मान के चलता हूँ बेसिस ऑफ। लेकिन बच्चों ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं नीट एग्जाम के अंदर। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हम बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के बेस की। सबसे पहले लेते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला बेस है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एकदम डिटेल में समझते हुए चलेंगे बच्चों, क्योंकि एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों को इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि नॉलेज इसमें वास्ट चाहिए आपको। अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो हम जरूर करेंगे, ऐसा ही करेंगे, इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे अच्छे से। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि जो सेल्स हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के एग्रीगेशन से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बॉडी बनती है, शरीर बनता है। आगे बात करते हैं। तो एनिमल्स में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहला है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड लेते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड लेते हैं ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात समझ। तो सबसे पहले लेते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पंजेस की। जो कोरीफेरा जो फाइलम है एनिमल्स का, जिनके एनिमल्स को हम स्पंज कहते हैं, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं ये एनिमल, और इनकी जो बॉडी है ये सेल्स का एग्रीगेशन होती है। तो कई सारी सेल्स के एग्रीगेशन से इनकी बॉडी बन जाती है। तो और इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो स्पेशलाइज होती हैं किसी फंक्शन को करने के लिए। अभी बात समझ में। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर होगी बात। फिर लेते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करेंगे सिलेंट्रेटा की, हाइड्रा वगैरह की, तो इनके अंदर क्या होता है कि सेल्स स्पेशलाइज हो जाती है, सेल्स एग्रीगेट होके, और उनका जो ग्रुप है वो स्पेशलाइज हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, टिश्यूज बना लेता है। अब वो जो टिश्यूज हैं वो स्पेशलाइज होता है किसी फंक्शन को करने के लिए। तो इस प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये बात समझिए। तो हाइड्रा के अंदर जो है, ठीक है ना, जो ये सिलेंट्रेट है, निडेरिया जो ग्रुप है, फाइलम है, इनके जो एग्जांपल्स हैं ये टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों अब हम बात करेंगे प्लेटी हेलमिंथ की, और प्लेटी हेलमिंथीज और उसके बाद के ग्रुप्स की। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बेटा क्या होता है कि ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ऑर्गन्स फिर ऑर्गन कोऑर्डिनेट होके इनमें और इनसे हायर जो एनिमल्स हैं फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेट होके। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों बॉडी प्लेन भी डिस्कस करना है कि किस प्रकार की होती है।
जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स को हम यहीं ओवर कर